students, let's start with a new topic that is कंज्यूमर राइट्स. ऑल्दो ये कंज्यूमर राइट्स अब तुम लोग को प्रोजेक्ट वर्क में है, बट स्टिल तुम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि सर कंज्यूमर राइट्स क्या होता है. ठीक है, तो कंज्यूमर राइट्स क्या होता है उसको समझने के लिए प्रॉपर इस चीज़ को मैंने डिज़ाइन करा है. तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा. प्रोजेक्ट बनाना तो वो ज़रूर इट इज़ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, बट स्टिल एक बार वीडियो ज़रूर देखना ताकि तुम्हें पूरी डिटेल समझ में आए जो तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका क्या सेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. राइट, तो कंज्यूमर राइट्स की बात करें. कंज्यूमर राइट्स की बात करना तो सिंपल सा हम लोगों को, तुम लोगों ने टेलीविजन पे बहुत एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, जागो ग्राहक जागो का. बिल्कुल सिंपल सा सेंस उसी से रिलेटेड है ये. ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट या वो मुहिम ही इसलिए चलाई ताकि लोगों को क्या हो, इन्फॉर्मेशन मिले, अवेयर हो. जैसे तुम लोगों ने एक तारक मेहता का भी सीन देखा होगा, तारक मेहता वाले में. ठीक है, उसमें तुमने ये देखा होगा कि वो साड़ी लेकर आते हैं और वो साड़ी जो ये कॉलोनी की जितनी भी उनकी गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाएं साड़ी लेने जाते हैं उनको डिफेक्टिव साड़ी मिल जाती है, फिर वो गरबा आंदोलन वगैरह करते हैं. ठीक है, तो वो भी एक पार्ट इसीलिए था कि कंज्यूमर एजुकेशन मिले, लोगों को अवेयरनेस पता चले कि कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. अगर उनके साथ कोई ऐसी माल प्रैक्टिसेस हो जाए तो वो उनके लिए पास क्या रिड्रेसल्स है, क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं. तो उसके बारे में चीज़ें बताई. देखो, इस फोटोग्राफ का सिग्निफिकेंस सिंपल से ये है कि कंज्यूमर अब एक छत के अंडर प्रोटेक्टेड है. पहले हमारा कंज्यूमर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हुआ करता था. ठीक है, बट अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आने से अब कंज्यूमर बहुत ऑर्गेनाइज हो गया, उसके पास सारी चीज़ें उसको अब मिलने लगी है. ठीक है, ज़रा समझते हैं पहले कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. देखो, एक चीज़ कॉमन सेंस समझना कि जब हम मार्केट में जब जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है. ठीक है, जैसे हम लोग को एक मार्केट का फोटोग्राफ दिखाता हूँ. सिंपल ये मार्केट में तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है. इसके बदले में तुम क्या करते हो, उनको कुछ रुपए पे करते हो, मतलब कुछ भी जो भी तुम्हारी मनी होती है. ठीक है, तो बार्टर सिस्टम नहीं है तो तुम उसको करेंसी पे करते हो और उसके बदले क्या करते हैं, एक्सचेंज करके गुड्स ले आते हो. ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस के बीच में जो दुकानदार है और जो कंज्यूमर है, ठीक है, इनके बीच में जो प्रोसेस जो है अगर उसके अंदर कोई फ्रॉड हो गया, ठीक है, तो उस फ्रॉड का जिम्मेदार कौन, भुगतना तो एट द एंड कंज्यूमर को पड़ेगा. तो उसके पास कोई एक ऐसा सोर्स तो हो कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसके लिए कंप्लेन कर सके. ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने बताई कि हम लोग मार्केट में जाते हैं तो डे टू डे लाइफ में हमको बहुत सारी चीज़ें, गुड्स और सर्विसेज दोनों को अवेल करने के लिए हम मार्केट में जाते हैं. उसके बदले में हम उनको मनी पे करते हैं और वहाँ से रिटर्न में हम क्या करते हैं, गुड्स जो है और सर्विसेज बाय कर लेते हैं और हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है. कभी कभार हम सेटिस्फाई, मतलब मेजोरिटी ऑफ टाइम हम लोग सेटिस्फाई होते हैं तभी हम खरीदेंगे. लेकिन अगर हम सेटिस्फाई दुकानदार के यहाँ हो गए और जब हम सामान लेकर आए तो पता चले कि यार ये तो जो शो कर रहा था ये वैसी क्वालिटी नहीं है. ठीक है, ड्यू टू पुअर क्वालिटी. उसके बाद क्या क्या होता है, हाई प्राइजेस. ठीक है, फॉल्स प्रोमिसेस, जो भी हम लोग का, जैसे मान लो एडवर्टीजमेंट में देखा गया. ठीक है, भाई जैसे फेयर एंड लवली का एडवर्टीजमेंट देखा है, फेयर एंड हैंडसम का देखा, तो फेयर हैंडसम मतलब वही लोग होते जो हैंडसम होते, क्या वही मतलब जो फेयर लोग होते वही हैंडसम होंगे क्या? नहीं ना, सिंपल सी बात है. ऊपर जो वो क्रीम बताता है, क्रीम लगा तो एकदम गोरा चिट्टा पैदा होकर बाहर निकलेगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना यार कि आप क्रीम लगा के एकदम गोरा चिट्टा आप लगा दो ना, तो फिर अपने क्रिस गेल को उसको भी एकदम गोरा कर दो. तो इट इज़ व्हाट कि बहुत सारे फॉल्स प्रोमिसेस भी हम लोग को एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू हम क्या होता है, ड्राइव हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, हम लोग उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं. लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट का या इस पूरे चैप्टर का सिर्फ यही सिग्निफिकेंस है, तुमको ये बताया जाए कि कंज्यूमर के पास कुछ राइट्स होते हैं, उसको उसे एक्सरसाइज करते आना चाहिए अगर उसके साथ कोई माल प्रैक्टिसेस या फ्रॉडेंट एक्टिविटीज हो जाए उसके केस के अंदर. ठीक है, तो द मेजर ऑब्जेक्टिव इज इट, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए और उन्हें क्या किया जाए, जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में उनको अवेयर कराया जाए. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर कंज्यूमर होता कौन है. अपन कंज्यूमर राइट्स की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हु इज कंज्यूमर. तो कंज्यूमर एक सिंपल सी लैंग्वेज, अगर यहाँ पर डेफिनेशन के बाद बात करेंगे, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कंज्यूमर एक वो व्यक्ति होता है जो क्या करता है, गुड्स या फिर सर्विसेज को बाय करता है. ठीक है, पहली चीज, गुड्स या सर्विसेज को बाय करता है, काय के लिए, फॉर हिज ओन कंजम्पशन. ठीक है, तो उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, अल्टीमेट गोल अगर मैं लिख दूं तो अल्टीमेट गोल क्या हुआ, कंज्यूम करना, नॉट टू रीसेल. रीसेल करने के पर्पज से वो चीज को नहीं खरीदता है, तो उसको हम लोगों ने सिंपल से कंज्यूमर बता दिया. ठीक है, अगर मैं उस चीज को रीसेल करने के पर्पज से खरीद रहा हूं तो आई एम नॉट अ कंज्यूमर, आई विल बी कैटेगराइज्ड एज कस्टमर. ठीक है, चलो अब देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन बताई है. तो सिंपल सी बात है, देखो दो डेफिनेशंस क्लियर करिए. पहला पार्ट वहां क्लियर करा है जो कि गुड्स खरीदता है. ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं.
एनी पर्सन, जैसे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ तुमको अच्छे से समझ में आएगा, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड फॉर कंसिडरेशन मतलब मनी, ठीक है, विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड। पेड और प्रॉमिस मतलब मैंने या तो उसको पैसे दे दिया, मैंने उसको बोला कि भैया मैं आपको शाम तक देता हूँ, ठीक है, या तो मैंने उसको पे कर दिया है या मैंने प्रॉमिस कर दिया पे करने का, या फिर और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड, मैंने आधा भी दे दिया है और आधा उसको क्या बोलूंगा भैया बाद में पे कर दूंगा। होता है ना, हम किराने की दुकान पर लेने आते हैं, मम्मी ने सामान दिया रहता है, भैया दे दो बाकी पैसे मम्मी दे देगी, तो ये चीज भी। या फिर कोई भी स्कीम अंडर डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर के पेमेंट, यानी कि मैंने उससे फ्यूचर के पेमेंट पे कोई भी कंसिडरेशन हो गया हमारे बीच में, तो हम लोगों ने गुड्स परचेज करा। इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को बायर का क्या होता है, सिंपल सी बात है कि बाय द अप्रूवल ऑफ बायर एंड सेलर, बायर ने जैसे मैंने सेलर ने अप्रूव करा, बायर ने खरीद लिया, तो ये चीजें इसके अंदर आ जाएंगी एक कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया कि पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, रीसेल वाला जो भी होगा वो इसके अंदर तुम उसके अंदर कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्लूड जो कमर्शियल पर्पस के लिए खरीद रहा है। बात समझ में आई कि कंज्यूमर क्या हो गया, देखो ये गुड्स, कोई भी गुड्स को खरीदने के लिए आपने कंसीडरेशन में मनी पे करा और मनी नहीं तो प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने किसको क्लासिफाई करा, एक कंज्यूमर को। दूसरा पार्ट भी हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर अगर कोई वो सर्विस अवेल कर रहा है, ठीक है, तो ये सर्विस के लिए भी स्पेसिफिक है, बाकी सारी चीजें वही है, बट यहाँ पर सर्विस के अवेलेबिलिटी के हिसाब से बताया कि एक पर्सन जो क्या करता है, या तो हायर करेगा या अवेल करेगा कोई भी सर्विसेज और उसके बदले भी उसको क्या करेगा, कंसिडरेशन पे करेगा, विच हैड बीन पेड और प्रॉमिस। वही जो हमारी पुरानी लाइन थी, पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस, या फिर कोई दूसरा स्कीम जो डेफर्ड पेमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट जिसकी हम लोग बात करें फ्यूचर से रिलेटेड उसके अंदर है, ठीक है। ये व्यक्ति देखो यहाँ पर इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विच, देखो अब यहाँ पर किसकी बात करेंगे, beneficiary of services when such services are availed for the approval of the person concerned। मतलब जैसे हम लोगों ने गुड्स की बात करी थी कि वो जो गुड्स हैं वो सामने वाला एंड कंजम्पशन के लिए ले रहा है, ठीक है, खुद यूज करने के लिए रहा है, ऐसे सर्विसेज भी जो अवेल कर रहा है वो खुद के लिए अवेल कर रहा है, गेटिंग मी। इसके अंदर उसको व्यक्ति को नहीं रुकी जो किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए तुम क्या कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल में डाला है कि अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं मेरा माल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, इफ आई एम ए कंज्यूमर, मैंने मेरा यहाँ से माल, मैं इंदौर में रहता हूँ और मैंने पुणे में मेरे भैया के माल ट्रांसफर करा, तो अगर मैं अपने कंजम्पशन के पर्पज से कर रहा हूँ कि यहाँ से भैया को दिया, तो दिस विल इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। लेकिन अगर मैं एक ट्रेडर हूं और मैंने कमर्शियल पर्पस के लिए इसे ट्रांसपोर्ट करा है तो उस चीज को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। यहीं पर डॉक्टर की सर्विसेज मान लो, टीचर की सर्विसेज मान लो, लॉयर की सर्विसेज मान लो, तो ये सारी चीजें तुम इंक्लूड करोगे। ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि तुमको समझ में आए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विस का पार्ट होता है, गेटिंग मी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों बनाया गया, तो यहाँ पर यही बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या और कंज्यूमर क्या क्या प्रॉब्लम्स मार्केट में फेस करता है, तो उसके बारे में बताया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक कॉमन डेफिनेशन अपन बाद में समझेंगे, ये मीनिंग समझो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके रखा है कि उसके साथ कोई अगर प्रैक्टिसेस फ्रॉड एक्टिविटीज हो जाए तो वो क्या करे, अपने साथ जो गलत हुआ उसके लिए कहीं अपील कर सके और उसको उसका रिड्रेसल मिले। तो देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर्स टू द मेजर्स, क्या क्या जो मेजर्स अडैप्ट किए गए हैं फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड टू हेल्प देम गेटिंग देयर ग्रीवियंस रिड्रेसल, ठीक है। तो जो भी उनके ग्रीवियंसेस है उनको रिड्रेस करने के लिए, उनको उनकी समस्याओं का समाधान देने के लिए क्या किया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सिंपल सा मतलब ये भी बताया कि कोई भी अगर उसके साथ गलत एक्टिविटी हो गई, कोई भी एक्सप्लॉइटेटिव एक्टिविटी हो गई, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गई, तो उसके बदले में क्या किया, उसको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, ठीक है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अब देखो समझो, कंज्यूमर का तो रिस्क प्रोटेक्ट हो गया कि अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो ये क्या कर सकता है, वहां जा सकता है। बिजनेस का भी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा कि नहीं, पहले क्या होता था, पहले बिजनेस व्यक्ति को जो बनाना है वो बनाएगा, कंज्यूमर को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, बिजनेस अपने मनमर्जी नहीं कर सकता, बिजनेस को ये मानना पड़ेगा कि कंज्यूमर इज द अल्टीमेट किंग, ठीक है। यहां पर जो कंज्यूमर है मुझे उसी के बेसिस पे ही सारी चीजें बनाना है। तो जब मैं कंज्यूमर को अल्टीमेट किंग मान रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा
कि कंज्यूमर के हिसाब से चीजें बनाना पड़ेगा, मैं मेरी मनमर्जी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने मेरी मनमर्जी चलाई तो कंज्यूमर के पास एक राइट है, एक राइट है, मतलब एक एक्ट के थ्रू वो क्या कर सकता है, हम पे केस कर सकता है। बात समझ में आई? तो ये भी अब क्या करेगा, सोच समझ के चीजों को मैन्युफैक्चर करेगा। प्लस यहाँ पर इसके पास ये भी है कि कंज्यूमर सोसाइटी, जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है, ठीक है। तो अगर वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है तो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई वो सोसाइटी को अच्छी ही चीजें वापस पे बैक करे। तो ये बात क्या होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बिजनेस करना है उसको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना है, उसका जो मोटिव है कौन सा होगा, वो लॉन्ग टर्म मोटिव होगा। गेटिंग मी? तो अब ये तो चीज है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बता रहा हूं कि कंज्यूमर की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या होंगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस जिसकी बात करें कंज्यूमर इग्नोरेंस। अब सर कंज्यूमर इग्नोरेंस क्या होता है? देखो एक बात समझना, हमारे इंडिया के अंदर कंज्यूमर के कुछ राइट्स भी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि कंज्यूमर के पास कुछ राइट्स और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो यहाँ पर बताया कि वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस हमको देखने को मिलता है कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या राइट्स हैं और उसके लिए क्या हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हमारे पास राइट्स, पहली चीज तो हमको ये नहीं पता हमारे राइट्स क्या है, दूसरे नंबर पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हमको वो नहीं पता, तीसरे नंबर पे हमको ये नहीं पता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो हमारे पास क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं। तो ये चीजें हम लोग को नहीं पता। तो इन्होंने बताया कि कंज्यूमर इग्नोरेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दूसरे नंबर पे क्या पता चला, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर मतलब हमारे इंडिया के अंदर ऑल्दो बहुत सारी एनजीओज बना रखी है हमारे इंडिया में, लेकिन स्टिल हमारा एक बहुत बैकवर्ड हमारे इंडिया के अंदर अभी भी। अब मैं ऐसा बोलूं कि अर्बन एरियाज के अंदर तो हाँ ठीक है, अर्बन एरियाज में तो बहुत हद तक कंज्यूमर अवेयर है, लेकिन स्टिल रूरल एरिया के अंदर ये चीजें भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो रूरल एरिया का जो कंज्यूमर वो अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको नहीं पता है कि उसके साथ कुछ माल प्रैक्टिसेस हो भी रही है या नहीं हो रही है, तो नहीं पता है कि हाईली अनऑर्गेनाइज है। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कौन काम करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काम करता है, ठीक है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। अब अगर देखो कंज्यूमर इग्नोर, देखो कंज्यूमर की बात समझना कि कंज्यूमर इग्नोर्ड है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता है, ठीक है। कंज्यूमर अवेयर भी नहीं है, उसको चीजों के बारे में पता भी नहीं है। तो अगर कंज्यूमर इग्नोर्ड है, नहीं है, अनअवेयर है, उसके बाद अनअवेयर, अवेयर भी नहीं है मतलब अनअवेयर, और दूसरे नंबर पे क्या होगा कि ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है। ये दोनों एक चीज समझो, और ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है। तो अगर ये सारी चीज देखने को मिलती है, ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तो क्या प्रॉब्लम होगी कि ऑब्वियस ही बात है उसका बुरी तरीके से मार्केट में क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो इसके लिए भी सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए हमारे को क्या बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कंसेप्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। इनिशियली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का 1986 के अंदर आया, ठीक है। इसके पहले तक कंज्यूमर का कोई भी ऐसा सेफ गार्ड प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन डिटेल में, तो इसके बाद ही क्या आया, ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके बाद कंज्यूमर्स को इनके बारे में चीजें पता करें, ठीक है। अब देखो उन्होंने बताया कि कंज्यूमर को क्या क्या प्रॉब्लम्स मार्केट में फेस करने को मिलती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमको देखने को मिलती है वो अडल्ट्रेटेड गुड्स की देखने को मिलती है। अडल्ट्रेटेड गुड्स मतलब क्या, जैसे जनरली तुम लोग आजकल देखते हो ना, हमारी मम्मियाँ बोलती हैं कि आजकल तो सब्जी में वो स्वाद ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये केमिकल से इसको आपने पका के दिया है। पॉइंट क्या है कि आपके अंदर इसके अंदर क्या करोगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को इंजेक्ट करके उसको अच्छा सुंदर सा दिखा दोगे और उसको सेल कर दोगे, लेकिन दिस इज व्हाट अडल्ट्रेटेड गुड इज। तो यहाँ पर ये बताया कि उसके अंदर या तो कुछ आपने सुनहरा ऐड करके उसको सुंदर बना दिया खराब चीज़ को, या फिर आपने बात किसी अच्छी चीज़ की करी और आपने दे रिटर्न में क्या दिया, उसके अंदर कुछ इन्फीरियर चीज़ दे दी। बात समझ में? तो ये बात हो गई कि अडल्ट्रेटेड इन मिक्स्ड प्रोडक्ट, आपको ऐसा समझ लो कि समथिंग इन्फीरियर उस प्रोडक्ट में ऐड किया और आपको उस प्रोडक्ट को दे दिया। फिर आगे मूव करते, दूसरा पॉइंट आया कि जो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो उसके अंदर क्या होगा, तुमको ऐसा जैसे मेरी बात समझना कि कोई प्रोडक्ट है, उसको वो 500 रुपये का प्रोडक्ट है ना, तुमने उसके 500 रुपये पे करे, लेकिन उसके अंदर जो तुमको सामान मिल रहा है, ठीक है, वो 500 रुपये का नहीं 200 रुपये का ही है, ठीक है। यानी जो उसका रेट, जो उसकी वैल्यू है उससे कम वैल्यू में आपको क्या किया जा रहा है, प्रोडक्ट दिया जा रहा है। तो ये भी एक दूसरी प्रॉब्लम, दुविधा देखने को मिलती है हम लोगों को, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल समझना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बिस्लरी ने कैंपेन स्टार्ट करा था। बिस्लरी ने क्या कैंपेन, क्या होता क्या कि देखो बेलसरी, बिलसेरी, ठीक है, ब्रिसलेरी, अभी सब सेम, देखो कुछ भी डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है, बस इन्होंने हल्का 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 नाम आगे पीछे कर दिया और प्रोडक्ट को सारी चीज इन्होंने नीचे भी सेम इन्होंने यहाँ पर रखी है। पॉइंट क्या है
कि आपसे पैसे तो आपने क्या लिए, पूरे 20 रुपए मान लो बॉटल के, तो पूरे 20 रुपए लिए, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट दिया वो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं दिया। ठीक है, जैसे आपको वो शूज में एडिडास का एडीबास, एबीबास कुछ देखने को मिल जाता है ना, ए बेबी बास कुछ भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज ये आपके मार्केट के अंदर, तो इसलिए बिस्लरी ने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट बताया कि समझदार लोग असली वाली बिस्लरी पीते हैं। क्लियर, तो ये चीज भी मार्केट के अंदर आपके पास कॉमनली देखने को मिलता है, तो ये भी आपके साथ गलत हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे मूव करते हैं कि सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स। सब स्टैंडर्ड गुड्स मतलब क्या होते हैं, जो कि प्रिस्क्राइब नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में जो होते हैं तो वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के हिसाब से वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है, तो ये क्या होंगे, खराब प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, हो सकता है डेट ऑफ मतलब आउट ऑफ डेट हो जाए, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हो जाए, या फिर इसके अंदर जो इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है वही आपको मार्केट के अंदर सेल किया जा रहा है। अडल्ट्रेटेड में तो क्या होगा, अच्छे के साथ आपको इंफीरियर मिक्स करके पहना दिया जाएगा, यहाँ तो आपको इंफीरियर माल ही सप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ क्या हो रहा है, गलत चीज़ हो रही है। फिर आगे बात करते हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जैसे मैं तुमको बताता था फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली, क्या हो रहा है इससे, आप इसके अंदर एडवर्टीजमेंट में यामी गौतम को ले आओ, भाई वो है ही इतनी दूध की जैसी गोरी, अब तुम उसके जगह किसी एकदम नाइजेरियन को ले आओ जिसका ऑलरेडी जो टेक्सचर होता है वो बॉडी का डार्क कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो थोड़ी इतना गोरा हो जाएगा। तो ये तो दिखाते कि भाई हमने वो स्केल भी दे देते नापने के लिए कि इतने डार्क, चॉकलेट डार्क कलर से एकदम दूध जैसा गोरा हो जाना, तो इट इज गलत ना ऑब्वियसली। तो क्या होता है, मिसलीड एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, फॉल्स क्लेम्स किए जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन जो एडवर्टीजमेंट में दिखाती है वो सही है, तो उसके तरीके क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाती है, तो ये भी चीज़ें क्या हो रहा है, गलत होती जा रही है। ठीक है, फिर ओवर चार्जिंग ऑफ द प्राइस। ओवर चार्जिंग ऑफ द प्राइस मतलब क्या होता है, जो एमआरपी है, जैसे तुमको ये जागो ग्राहक जागो वालों ने इसमें क्या करा था, अपग्रेड करा था कि एमआरपी का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर को पता है कि एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब जो प्राइस है वो उसका मैक्सिमम प्राइस है, वो जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम इतने रुपए में बेच सकते हो, मतलब उसके एक्चुअल प्राइस तो उससे भी कम होगी, तो मिनिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, और ये दुकानदार कह रहा है मैडम जी हमारे यहाँ तो क्या है, एमआरपी का मतलब है माय रिटेल प्राइस, मेरी रिटेल प्राइस क्या होगी। तो दिस इज व्हाट, कंज्यूमर जब अवेयर होगा तभी कंज्यूमर को पता चलेगा कि ये चीजें हो रही है मार्केट के अंदर। तो क्या होता है, 10 रुपए की चीज को भी 12 रुपए 15 रुपए में बेचा जाएगा, और बोलेगा भाई हमारे यहाँ तो यही होता है, लेना हो तो लो, नहीं लेना तो मत लो। इस केस के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, बकायदा आप जो कंज्यूमर फोरम में जाके इसके लिए केस के लिए अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पर ओवर चार्जिंग ऑफ प्राइस हो रही है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तो दिस इज व्हाट, क्या ये कॉमन जो चीज है कंज्यूमर को देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फेक क्या करते हैं, स्कैरसिटी दिखाते हैं। जैसे तुम लोग मॉल्स में देखो ना कि क्या करते हैं, वो जगह के आगे ऐसे खाली रख देते हैं। ठीक है, ये खाली चीजें रख दी, खाली चीजें से लोगों को यार ये तो बहुत ज्यादा बिकता होगा, इसीलिए सिर्फ एक आधी पीस बचा है, फटाफट ले लो। तो क्या करते हैं, वो उनके पास होता बल्क में है, ये देखो सामान उनके वेयर हाउस में बल्क में स्टोर करके रखते हैं, रिलीज थोड़ा थोड़ा करते हैं ताकि मार्केट के अंदर शॉर्टेज क्रिएट कर सके और उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो क्या हो जाता है, इसको होर्डिंग बोला जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं जनरली, ब्लैक मार्केटिंग या फिर होर्डिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स से क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पर मार्केट के अंदर एक फेक डिमांड क्रिएट, मतलब फेक शॉर्टेज ऑफ सप्लाई क्रिएट करते हैं और उसके कारण डिमांड को बूस्ट अप करते हैं, जिससे उनका ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो एक ये प्रॉब्लम भी मार्केट में हम लोग को, कंज्यूमर को जनरली देखने को होती है। दूसरा मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। ये वो तुम लोग को उसके अंदर दया भाभी वाले केस में देखने को मिला था कि पूरी सोसाइटी को दिखाया कुछ और दिया कुछ। तो हम लोगों ने मार्केट में जब देखा था तब तो हमको बड़ा सुंदर सारी चीज देखी, लेकिन जब खरीदता है तो वो क्या हुआ, डैमेज प्रोडक्ट आया। तो ये भी चीज हम लोग को मार्केट में देखने को, तो ये वो कुछ चीजें जो कॉमन चीजें बताई। ठीक है, और भी बहुत सारी हो सकती है, बट ये कुछ वो कॉमन चीजें हैं जो ये बताती है कि कंज्यूमर के साथ ये प्रैक्टिसेस मार्केट में हो रही है, और इसको सेफ गार्ड करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, अब कंज्यूमर मूवमेंट्स क्या हो गए, देखो जब ये सारी प्रैक्टिसेस हो रही थी तो कंज्यूमर ने भी अपने हाथ में रखा कि 1960s, मैंने बताया था 1960s के पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इस टाइम 1986 में है ना, तो उसके पहले तक तो कुछ था ही नहीं। तो 1960s से क्या हो रहा है, कुछ मूवमेंट्स इंडिया के अंदर और ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुई। लोगों ने क्या करा, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स रहे, ठीक है, कुछ मूवमेंट्स होना स्टार्ट हुई, जिसके थ्रू क्या हो गया, सरकार की नज़र में भी आया कि नहीं, अगर कोई माल प्रैक्टिसेस मार्केटर अडॉप्ट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट सरकार को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो क्या क्या किया गया, देखो क्यों रीजन हुआ, तो क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको यही देखने को मिला कि यहाँ पर कोई लीगल सिस्टम नहीं है कंज्यूमर के साथ, अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन एकदम मार्केट में रिम्पेंट फूड शॉर्टेजेस होने लगी, और ये किसके कारण होने लगी, ये होर्डिंग के कारण देखने को मिली। ठीक है, तो जैसे अपन होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ये आ गया, तो होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग के कारण क्या हो रहा था, क्योंकि होर्डिंग की शॉर्टेज क्रिएट करी। मेरी बात समझना, मेरे पास है भले 500 यूनिट्स,
तो पास है भले 500 और मैंने मार्केट में शो करी कि भैया मेरे पास तो सिर्फ 5 यूनिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, आप तो इसको खरीद ही लो किसी भी हालत के अंदर, नहीं तो बिक जाएगी, आप आधे घंटे बाद भी आओगे तो बिक जाएगी। तो अब लोग क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इस चीज़ को खरीदने के लिए। बोलेगा भाई 5 ही मैं 2 रुपये ऊपर दूंगा, ठीक है, तो बेचारा आदमी क्या करेगा, झक मार के उसको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ ही बची है मार्केट के अंदर। तो ये ऐसा फेक क्रिएट किया स्कैरसिटी, तो इसके कारण क्या हुआ, ब्लैक मार्केटिंग भी हुई और होर्डिंग करके क्या करा इन्होंने मार्केट के अंदर फेक क्या बोल सकते हैं, मैं जैसा बताया था कि फेक शॉर्टेज क्रिएट कर दी, ठीक है, जिसके कारण से डिमांड भी इंक्रीज कर सकते हैं और ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ा सकते हैं। तो मार्केट में ये चीजें देखने को मिली। देखो होर्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहा आपने, ठीक है। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स एंड एडिबल ऑयल, सबसे ज्यादा ये जो तुमको देखने को मिलता है ना, जो घी बनता है हम लोग का, ठीक है, तो घी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि भाई पैकेज जो है वो तो तुमको अमूल घी का देखने को मिल जाएगा, पतंजलि घी का देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर तुमको क्या देखने को मिलेगा, जो पैकेज है वो तो प्योर देखने को मिलता है और अंदर तुमको नकली घी दे दिया जाता है, ठीक है। इस चीज के कारण जितने भी आपकी जो कंपनीज है रजिस्टर्ड, जैसे अमूल हो गया, पतंजलि हो गया, ये अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या करते हैं, एक मार्क ऐड करते हैं, ठीक है, एक साइन ऐड करते हैं कि भाई ये निशानी हमारी, सील ऐड कर रहे हैं प्योरिटी की। तो आप कभी भी प्रोडक्ट खरीदो तो ये सील देख कर खरीदो, ठीक है। तो ऐसा ही होता है एडल्ट्रेशन, ये आज भी होता है, उस समय तो और खसाब, तो इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया, उस वक्त तो हमको इतना सील वील का कोई सीन ही नहीं था। तो ये बहुत चीजें प्रॉब्लम देखने को मिली मार्केट के अंदर। तो सरकार की नजर इस चीजों पे पड़ी, तो सरकार ने एक नया एक्ट लॉन्च करा जिसको बोला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और ये 1987 से इनएक्ट हो गया, ठीक है। तो बना कब, 1986 के अंदर पास हो गया, 1986 के अंदर, और मार्केट में कब से इन्फोर्स हुआ, 1987 से। इसका क्या मोटिव था कि जो लोगों के साथ, कंज्यूमर्स के साथ जो भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ जा रहा है शॉपकीपर्स या मार्केटर्स के द्वारा, तो ये इनके साथ ना हो और कंज्यूमर को क्या जाए, प्रॉपर उसका वेलफेयर और सोसाइटी में वो वेलबींग के साथ रह सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। This act teaches the consumer to make right choices by educating them about their rights and their responsibility। देखो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पर। क्या दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट्स क्या होते हैं वो, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वो, ताकि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सके और अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका भी वो क्या कर सके, इम्प्लीमेंटेशन कर सके, उनका बेनिफिट ले सके। आगे मूव करते हैं। अब क्या क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर चीजें बताई, तो जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने चीज बताई तो उन्होंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो एक्ट है ये सभी गुड्स और सभी सर्विसेज पे लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स पे ही लगेगा, कुछ गुड्स को हम एग्जम्प्ट कर देंगे, नहीं, सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे ये चीज लगाओगे। स्पेसिफिक उन्होंने बताया कि अनलेस अगर एग्जम्प्ट करना भी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जम्प्ट करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये परमिशन, मतलब राइट नहीं कि वो उसे एग्जम्प्ट कर सके। तो अनलेस वो एग्जम्प्ट नहीं किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब तक आप हर गुड्स और हर सर्विसेज को आप क्या करोगे, इस एक्ट के अंदर रखोगे। दूसरे नंबर पे सारे सेक्टर्स कवर करेगा, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोऑपरेटिव हो, कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, ठीक है, हर सेक्टर पे कवर करने के लिए एक्ट बनाया ताकि कंज्यूमर को किसी भी तरीके से कहीं भी कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अब जब यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो इन्होंने मेन चीज तो ये दो बताई कि हमारा चीजें कहाँ लगेगी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए आपके पास कुछ एजेंसीज होगी जिसको बोला गया रिड्रेसल एजेंसीज। तो यहाँ पर उन काउंसिल्स को बताया गया जहां पर आप जाओगे। तो 3 टियर काउंसिल सिस्टम हमारा जो बनाया, 3 सिस्टम जो हमारा मशीनरी सिस्टम बनाया गया, या ऐसा समझ लो कि 3 सिस्टम या 3 लेवल्स पे क्या होगा, यहाँ पर अब काउंसिल्स बनाएगी जहां पर आप आपके साथ अगर कोई भी गलती हो, मतलब नुकसान आपके साथ कोई भी फ्रॉड प्रैक्टिसेस होती है तो आप यहाँ जा सकते हो। तो वो क्या बनाई, 3 सिस्टम तीनों लेवल्स पे बनाई गई। देखो कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो तीनों लेवल पे ये जो कमीशंस या जो फोरम्स हैं ये बनाई गई और इनकी एक अपनी लिमिट भी तय कर दी कि इनकी लिमिट क्या होगी, ठीक है, कि अप टू फलाना जगह रुपए तक आप इस जगह पे केस लगा सकते हो, अप टू फलाना लगा तक यहाँ और अप टू फलाना जगह तक यहाँ तक। तो ये इनकी लिमिट्स भी तय कर दी। जैसे फॉर एन एग्जांपल अपन डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करते हैं तो 20 लाख की, जैसे भी पढ़ते हैं इधर आगे, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम की क्या बताई कि यहाँ पर जो भी अगर उसके साथ कोई नुकसान होता है, कोई भी फ्रॉड प्रैक्टिसेस अगर उसके साथ होती है तो 20 लाख तक के कंपनसेशन के लिए कहाँ पर जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकता है। बात क्लियर हुई कि जो भी उसका कंपनसेशन है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और ये अगर मान लो मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर गया, मेरी अपील वहां पर मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मैं कहां जाऊंगा, मैं अपने आगे स्टेट कमीशन के अंदर उस चीज के लिए वापस रीअप्लाई कर सकता हूं। नेक्स्ट आती फिर स्टेट कमीशन। जैसे वहां पर 20 लाख की बात करी थी, यहां पर 20 लाख से ज्यादा होगा तो यहां पर आ जाएगा, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 20 लाख से 1 करोड़ तक के लिए आप कहां पर आओगे, स्टेट कमीशन में जाओगे। और अगर यहां पर भी आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप कहां पर चले जाओगे, आगे नेशनल कमीशन में चले जाओगे। फिर आगे ऐसे 20 लाख से ज्यादा, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, 0 से 20 लाख तक के लिए आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे, 20 लाख से 1 करोड़ तक आप जो स्टेट फोरम है, स्टेट कमीशन, वहां जाओगे, और 1 करोड़ से ऊपर के लिए आप ऑब्वियस ही बात है नेशनल कमीशन पे चले जाओगे। तो यहाँ पर वो भी गुड्स जो एक्सीड क्या करते हैं, 1 करोड़ से ऊपर तक का क्लेम होता है, वो यहाँ जाते हैं। और स्टिल अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अल्टीमेट कौन है हमारे इंडिया के अंदर, विच इज हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो आप किसके पास जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। तो दिस इज व्हाट द प्रोसीजर कि कंज्यूमर के साथ अगर कोई भी फ्रॉड प्रैक्टिसेस हो तो किस तरीके से जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कंज्यूमर के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया उसमें क्या क्या चीजें थी, क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को डिजाइन किया गया और उसका क्या इंपॉर्टेंस था। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर राइट्स। तो कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर राइट्स का मतलब ये वो चीजें जो कंज्यूमर के पास क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो समझना कंज्यूमर के कुछ राइट्स हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। अब देखो कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स है जिसे उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि सबसे पहला तो उसने यही बताया कि कंज्यूमर के साथ अगर कोई भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने राइट्स का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, इसको प्यार से कोपरा भी बोला जाता है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्ट, सॉरी एक सेकेंड भैया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कंज्यूमर हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, एक्ट हो गया। तो एग्जाम में कहीं कोपरा लिखा जाए तो कंफ्यूज मत होना, इट इज व्हाट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो 1986 देखो, ये तुमको सिर्फ प्रोजेक्ट पार्ट से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ना ही तुम्हारे एग्जाम में तो आने नहीं वाला है, हम लोग प्रोजेक्ट पार्ट से देख रहे हैं। लेकिन ये चीज समझना कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमको एज ए नॉर्मल कंज्यूमर एक्सेस पता होना चाहिए और क्या राइट्स होते हैं हमको वो चीज जानने के लिए। तो इट इज फॉर जनरल कंसर्न और तुमको हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में आएगा, तो पहले इस चीज को अच्छे से समझना। अब मैंने बताया कि कोपरा ने कितने बताए, 6 राइट्स बताए जो कंज्यूमर एक्सरसाइज कर सकता है। तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो यहाँ ये क्या राइट्स हैं उनके बारे में जरा डिस्कस करते हैं एक एक। राइट टू सेफ्टी, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि कंज्यूमर के पास राइट है कि वो जो भी हजार्डस प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जो उसकी लाइफ के लिए नुकसानदायक है, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहे, उसे सारी चीजें पता रहे कि जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा हमारे लिए हजार्डस है हेल्थ के लिए। तो इसके लिए अगर उसके साथ कोई भी रिस्क होती है तो बाकायदा वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है अगर उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो इसके बाद क्या, इसीलिए क्या होता है जो भी प्रोडक्ट्स हजार्डस होते हैं हेल्थ के लिए, पीछे मेंशन किया जाता है कि भैया ये प्रोडक्ट हेल्थ के लिए हजार्डस है, इसको इस तरीके से यूज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर बताया जाता है कि उसके साथ सेफ्टी नॉर्म्स की जरूरी है, अगर नहीं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट टू चूज। अब राइट टू चूज मतलब क्या होता है, कंज्यूमर हैव राइट, अगर उसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है, और नहीं भी है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करने का बकायदा राइट है। जो दुकानदार है वो उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही प्रोडक्ट खरीदो, यही प्रोडक्ट खरीदो या यही प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। तो कंज्यूमर दिस राइट गिव्स फ्रीडम टू द कंज्यूमर टू चूज द गुड्स और अवेल द सर्विसेज फ्रॉम वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट इन द कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। अगर जैसे आपने बोला कि भैया वो तो दूसरे दुकान वाले तो 100 रुपए में दे रहे हैं, आप तो 50, आप तो 200 रुपए में दे रहे हो, ठीक है, या तो आप 150 रुपए में लगा रहे हो, तो बाकायदा उसके पास राइट है कि वो दूसरी दुकान पे वो सारी चीजों को कंपेयर करके देख सकता है। ऐसा नहीं कि आप चले गए तो आप वहीं जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये उसका राइट है। देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या बताया कि कंज्यूमर जो भी मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी एक ही दुकान थोड़ी है, तो वाइड वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट में जो उसको क्वालिटी, साइज, शेप पसंद आ रहा है उसमें वो मार्केट में ले सकता है। राइट टू बी हर्ड मतलब क्या होता है, अगर उसके साथ कोई गलती, मतलब उसके साथ कुछ फ्रॉड प्रैक्टिसेस होती है तो बाकायदा उसका राइट है कि वो दुकानदार वापस उसकी पूरी बात सुनेगा कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हुई है, ठीक है। और अगर नहीं सुनता है तो बाकायदा वो क्या कर सकता है, फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकता है और वहां पर भी उसकी बात क्या की जाएगी, पूरी सुनी जाएगी और उसको ग्रीवियंस दिया जाएगा, उसके ग्रीवियंसेस का क्या होगा, रिड्रेसल किया जाएगा, उसको समाधान दिया जाएगा। लेट्स मूव टू द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के पास क्या हुआ कि अगर उसके साथ कुछ शॉर्टकमिंग, मतलब कुछ भी अगर उसके साथ
कोई हैपनिंग हो जाती है, कोई फ्रॉड प्रैक्टिसेस हो जाती है, तो वो क्या कर सकता है, बाकायदा उसके लिए केस कर सकता है, अपना रिड्रेसल ले सकता है। तो यहाँ पर यही बताया कि अगर उसके पास कोई भी नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, उस अगर उसे प्रोडक्ट उसकी जो वहाँ गया, उसने उसकी बात सुनी और उसको सेटिस्फैक्टरी आउटकम नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या करेगा, आगे अपने आप को मतलब अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या करेगा, जाके केस लगा देगा। और इसमें क्या होगा, उसको या तो रिप्लेसमेंट मिल जाएगा प्रोडक्ट का, या तो मार्केट में जो रिमूवल जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो मार्केट में आ सकता है, हटाया जा सकता है, या जो भी उसको लॉस या इंजरी हुई है, ठीक है, उसके लिए बाकायदा कंपनसेशन पे किया जाएगा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि सैमसंग का एक मोबाइल था और अभी वन प्लस के भी कुछ मोबाइल थे, रेडमी के कुछ मोबाइल थे, ये क्या हो गए थे, ये ना ब्लास्ट होने लगे थे, जेब में ही फट जाते थे। तो जो कंज्यूमर्स को उनको बहुत नुकसान होता था, अब जेब में ही फट गया तो पूरा डैमेज हो जाएगा, तो उसके लिए पूरा कंपनसेशन कौन पे करेगा, वो जो कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है वो उसे पे करेगी। तो ये चीज़ उन्होंने कंज्यूमर का राइट है कि वो उसे एक्सरसाइज कर सकता है, राइट टू बी इन्फॉर्म। अब वो कुछ प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें, एक एक डिटेल्ड चीज़ें उसके पास अधिकार है कि उसको वो दुकानदार बताएगा, तो कंप्लीट है। इसलिए आप कभी भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो देखो उसके पीछे प्रॉपर लेबल पे सारी चीज़ें दे रखी होती है कि ये इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने फलाना फलाना फलाना, और फिर भी अगर आप चाहो तो दुकानदार से आप पूछ के वो आपको प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेन करेगा, बिकॉज इट इज योर राइट विच इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, देखो जैसे बता रहा था ना, राइट टू बी इन्फॉर्म के लिए पीछे सारी चीज़ें यहाँ लिखी रहती है, ठीक है, कि ये क्या है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसका किसने मैन्युफैक्चर करा, उसकी प्राइस क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताए, क्या इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस है, वो चीज़ें इसके अंदर दे रखी रहती है। नाउ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन का राइट मतलब हमारे पास राइट है कि हमें चीज़ों के बारे में पता चले, और अगर हमें चीज़ पता है तो एक मिनट सर, चलो, तो क्या होगा, अगर हमें चीज़ें पता है तो हम दूसरों लोगों को उसको एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें बताएंगे। तो पहले सिंपल ही बताया कि हमारे पास बाकायदा राइट है कि हमें प्रॉपर एजुकेशन मिले, हम प्रॉपर एक्वायर कर सके नॉलेज का। इसीलिए तो हमको टीवी पे क्या होता है, जागो ग्राहक जागो का एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है, प्लस बहुत सारे टीवी सीरियल्स में, जिसमें तारक मेहता बहुत पॉपुलरली चला था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। तो ये क्या होता था, इसमें जब चला तो इनमें भी उस चीज़ को कंज्यूमर एजुकेशन का जो पॉइंट है कि कंज्यूमर को वो चीज़ें पता चले और वो एडुकेट हो इन सभी चीज़ों से। अ कंज्यूमर मस्ट हैव अवेयर अबाउट दी राइट्स, और सबसे बड़ा उसके पास जब तक कंज्यूमर एजुकेशन, ये भी जो तुमको बता रहे हैं कोर्स में क्यों ऐड करा, ताकि कंज्यूमर एट द एंड वी आर दी कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर्स तो हम ही हैं, तो हमें उसके बारे में चीज़ें पता होना चाहिए कि भैया हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम किस तरीके से अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि सारी चीज़ पता चली, ये हम लोगों ने कंज्यूमर के जितने भी 6 राइट्स थे उनको डिस्कस करा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। तो मेरी नज़र में तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि जो आपके राइट्स हैं एटलीस्ट आप उन्हें तो एक्सरसाइज करो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये बताई कि अ पर्सन मस्ट एक्सरसाइज हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, ठीक है। तो एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनने के लिए उसे अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है, और उसको क्या करना चाहिए, अब खुद को भी पता होना चाहिए और लोगों को भी एडुकेट करे कि भैया ये आपके राइट्स हैं। अब इनके अलावा क्या कुछ बेसिक जो हम लोग बोलते हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो क्या होगा कि भाई मार्केट के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर ही मार्केट में देखे, नहीं ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर जाया, अगर उसको पसंद आ जाता है दैट्स इट, नहीं पसंद आता तो 2-3 जगह मार्केट एनालिसिस कर ले, बाद में ये ना बोले कि भैया इसने तो मुझे ज़्यादा प्राइस देके ठग लिया। तो उसको मार्केट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से पता, और उसके बाद वो क्या करे, एक इंटेलिजेंट चॉइस को बनाए। दूसरे नंबर पे सिर्फ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ही खरीदे, जिनके पीछे कुछ ऐसे स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं, इन चीज़ों को अपन अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से मार्क्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो वो सभी क्या करें, जो स्टैंडर्ड मार्क्स हैं उनको देख कर ही प्रोडक्ट को परचेस करें। उसको जब खरीद रहा है वो प्रोडक्ट, मतलब कोई भी सब खराब बेकार प्रोडक्ट नहीं खरीदे, जो स्टैंडर्ड नहीं है वो नहीं खरीदे। फिर उसके बाद उसको ये पता चलना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसके साथ क्या रिस्क एसोसिएट है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्यों प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के हम लोगों ने पढ़ा राइट टू बी इन्फॉर्म, तो उसके पीछे सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, तो प्रॉपर पढ़ के ही वो क्या खरीदे, प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। रीड लेबल्स केयरफुली ताकि उसको उसके प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे, क्या प्राइस है, क्या वेट है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, क्या एक्सपायरी, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जब भी वो कुछ कंज्यूमर खरीदे तो वो अब ये श्योर जरूर करे कि नहीं उसको जो डील मिल रही है इट इज दी फेयर डील, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो मार्केट के अंदर बेवकूफ बनकर आ जाए।
बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स मतलब कि आप ऐसा नहीं करो कि आप कुछ इलीगल सोर्स से बाय कर लो, ठीक है, जो कि बिना बिल के आपको माल दे देता है, या मान लो जो कस्टम क्लियरेंस वाले में जब कस्टम क्लियर नहीं होता है वहां अटक जाते प्रोडक्ट, तो वो जुगाड़ पानी में खरीद लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग वाली एक्टिविटी से मत खरीदो, क्योंकि इसके पीछे आपको एक्ट प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आस्क ऑलवेज आस्क फॉर कैश मेमो या इंसिस्ट फॉर कैश मेमो। कैश मेमो ये एक वो चीज है जो कि एक्ट करता है एज अ प्रूफ फॉर द परचेस ऑफ गुड्स। जैसे एग्जांपल भी जागो ग्राहक जागो वालों ने देखा कि भैया ये आता है कि बोले भैया आप मेरे को बिल दो, तो बिल वाला कहता है अरे भैया बिल के इट इज वेस्ट ऑफ पेपर, आप तो पेड़ कटते बिल बनाने, अब तो मैं हूं ना दुकानदार, आप तो मेरे पास आना कुछ गलत होता है तो। लेकिन ये बोलेगा नहीं भैया आप हमको क्या करो बिल दो, क्योंकि ये प्रूफ होता है परचेस का, ठीक है, नहीं तो हम अगर कुछ गलत हो जाएगा तो आप कौन जिम्मेदार इसके। तो बोलेगा नहीं मैंने तो बेचे ही नहीं माल। ये वो जेठालाल वाले सीन के अंदर तुमको तारक मेहता में देखने को मिला था, ठीक है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखा करो। आगे मूव करते हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत एक्टिविटी हो जाए तो पहली बात तो आप कंप्लेंट फाइल करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप कंप्लेंट फाइल नहीं करोगे तो उसके आगे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और वो प्रॉब्लम मार्केट के अंदर रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद कंज्यूमर सोसाइटीज फॉर्म करो। कंज्यूमर सोसाइटी फॉर्म करने के अगर आप एडुकेटेड हो तो आप दूसरे लोगों को उसके बारे में क्या करोगे, एडुकेट करोगे। और क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना कि कंज्यूमर बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है हमारे इंडिया के अंदर, अनअवेयर है, तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ चीज़ों से इन्फॉर्मेशन दोगे उसको। दूसरे नंबर पे आप एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करो, ठीक है, ऐसा तो नहीं कहीं भी खाया कहीं भी फेंक दिया आपने माल, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है 3R वाले, रिड्यूस रिसाइकल रीयूज वाली, इसे आप ध्यान रखो, ठीक है। जितना कम से कम हो उतना वेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सको, रिड्यूस रिसाइकल पे ध्यान रखो। तो ये कुछ वो है जो कि कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कंज्यूमर को ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड द मार्क्स। अब देखो क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं और क्या मार्क्स होते हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तुमको देखने को मिला हॉलमार्क। हॉलमार्क को BIS मार्क भी बोला जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये काय पे लगता है, जितनी भी गोल्ड ज्वेलरीज या सिल्वर ज्वेलरीज होती है जो एकदम जैसे 916 की जिसको ज्वेलरीज बोलते हैं, मतलब जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज मिलता है उसके ऊपर क्या लगाता है, आपको BIS मार्क लगता है, ठीक है। ये अप्रैल 2000 से कंपल्सरीली सभी गोल्ड ज्वेलरीज पे लगा और सिल्वर का सभी 2005 से सभी सिल्वर ज्वेलरीज पे आपको, तो आप कोई भी गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी खरीदो तो BIS मार्क जरूर देख लो। आपको चेक करना ना, आपके घर में जो भी कोई गोल्ड ज्वेलरी हो आप उसको चेक करना, ओपन करना, देखना अच्छा हाँ इसके ऊपर BIS मार्क है, देखो कहाँ दिखता है, ये देखो इस तरीके से कड़ा है तो कड़े के अंदर यहाँ पर BIS मार्क ये लिखा रहता है कि कितना प्योरिटी ऑफ गोल्ड है वो, ठीक है। जैसे 916 में बता रहा था, जिसमें मतलब 91.6% का ओरिजिनल गोल्ड है, बाकी दूसरी चीजें मिक्स करी हुई है। तो ये चीजें तुमको देखना है कि हाँ भैया ये BIS मार्क है, लोगो लगा है, मतलब ये प्योर है और उसमें इतनी प्योरिटी का चीज दे रखा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट इज एग मार्क। एग मतलब एग्रीकल्चरल मार्क। तो ये क्या होता होगा, ये किसने, तो ये इशू करता है डॉक्ट्राइन ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ये चीज लगाते हैं। ये कब लगा, सिंस 1937, और इसको अमेंड किया गया 1986 में जब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगा। और यहाँ पर ये बताया गया कि जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पीछे क्या होना चाहिए, ये जो कि शो करता है कि वो एक कौन सा प्रोडक्ट है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। आगे बात करते हैं ISI मार्क। तो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पीछे क्या लगाता है, ये ISI मार्क लगाता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मार्क जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इन्होंने बताया कि सिंस 1955 इसको क्या किया गया, मैंडेटरी और वॉलंटरी कर दिया गया कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम परचेस कर रहे हो, कोई कमर्शियल आइटम परचेस कर रहे हो तो उसके पीछे आपको क्या मिल जाएगा, ISI मार्क रहता है, मतलब ये अश्योर करता है कि नहीं ये सेफ प्रोडक्ट है। फिर आ गया FPO मार्क। FPO मतलब जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना उसके ऊपर, देखो प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फूड होता है उसके ऊपर आपको कौन सा मार्क देखने को मिलेगा, FPO मार्क देखने को मिलेगा। और ये कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इसे इशू करती है, तक क्योंकि एसोसिएट तो ह्यूमन हेल्थ से था ना, तो ये भी 1955 से और 86 में फिर इसको आगे अमेंड किया गया ताकि ये क्या हो, कंज्यूमर के ऊपर उसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इको मार्क, अब तुमको इको मार्क ऐसे समझ में आता होगा, देखो ये कौन करता है, इको मतलब इको फ्रेंडली है ना, तो इको मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये भी इसको इशू करता है किसके लिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। ये कब लगा, 1991 में। जो भी इस प्रोडक्ट जिस भी प्रोडक्ट पे मार्क लगाता है तो वो ये शो करता है कि ये इको फ्रेंडली मार्क है, मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे मूव करते हैं,
ये तो कॉमनली तुम देखते ही हो, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मार्क्स तुमको देखते हैं वो ग्रीन और रेड कलर का, ठीक है। तो देखो ये वेजिटेरियन के लिए और ये नॉन वेजिटेरियन के लिए, तो यहाँ चीजें बताई कि ग्रीन सिंबल फॉर वेजिटेरियन एंड रेड और ब्राउन सिंबल, इसकी जगह ब्राउन सिंबल भी तुमको देखने को मिलता है, तो रेड और ब्राउन सिंबल इज फॉर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स। और ये कब से आ गया, 2011 से इसे भी कंपलसरी कर दिया गया। फैसी का मार्क जो होता है, ठीक है, तो फैसी का क्या शो करती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या चीज़ है, इंडिया ये क्या बताती है, देखो ये जो प्रोडक्ट है ये फैसी का प्रोडक्ट, तो ये चीज़ें ये बताता है कि जो प्रोडक्ट है जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, एडिबल ऑयल्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, ठीक है, जितने भी सीरियल, मीट्स, फिश या जितने भी मतलब फूड प्रोडक्ट्स होंगे उनके ऊपर तुमको देखने को क्या मिल जाएगा, फैसी का मार्क। कोई भी देख लेना, तुम अंकल चिप्स का पैकेट ले लेना, कोई भी तुम्हारा एडिबल प्रोडक्ट, उसके पीछे आपको क्या देखने को मिलेगा, फैसी। ये इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट है ये प्रॉपर हाइजीनिक है और जितने भी स्टैंडर्ड सेट किए गए फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वो मीटअप करता है, ठीक है, उसे ये मीट करता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में समझा, कौन कौन से मार्क्स लगते हैं उन सारी चीज़ों को समझा, क्या क्या होता है वो सब चीज़ें समझा। अब जरा देखो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है तुम्हारे प्रोजेक्ट का भी आखिरी कंक्लूजन, कि ये क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट अपने कुछ ऐसे मार्क्स लगा दे उसके बाद ही अपने सारे काम हो जाएंगे, या कोई गवर्नमेंट एक्ट लिया है अपने आप सारे काम हो जाएंगे, नहीं। कंज्यूमर को भी अवेयर होना पड़ेगा, उसको भी अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सरसाइज करना होगा। तो इन्होंने यही चीज बताई कि दोनों कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, दोनों हाथ में हाथ मिलाकर ही क्या कर सकते हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन कंज्यूमर के साथ हो रहा है उसको ये खत्म कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि हम लोग इंडिया कब करते हैं, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे नाम से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर बताया कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये इनैक्ट हुआ था 1986 के अंदर। हमारे इंडिया के अंदर आज तकरीबन 20 से 25 जो वेल ऑर्गेनाइज्ड जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बने हैं। बहुत सारे, जैसे आउट ऑफ 700 स्मॉल ग्रुप्स में तो बहुत सारे स्मॉल ग्रुप्स भी हमको देखने मिलते हैं, बट जो रिकॉग्नाइज ग्रुप्स है इट इज लाइक 20 to 25 है इंडिया के अंदर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पहले 1986 के पहले मतलब 60 से इसका थोड़ा सा वो मार्केट में देखने को मिला, लेकिन उसके पहले तक इसके बहुत स्लो पेस से इस चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लग रहा था। लेकिन जब से ये एक्ट इनैक्ट हुआ उसके बाद से क्या होगा, इसने अच्छी स्पीड पकड़ी और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट पे वर्कआउट करा। सो दिस इज व्हाट कि ये आने से जो कंज्यूमर मूवमेंट है उसको एक स्पीड मिली और कंज्यूमर को पता चला कि उसके क्या राइट्स होते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।